17 नवंबर 1975 ये वो तारीख और वो दिन था जिस दिन उड़ीसा के कालाहांडी जिले के जगह पर एक ऐसे क्षेत्र में जो कि आदिवासी क्षेत्र कहा जाता है, वहाँ पे एक ऐसी शख्सियत का जन्म होता है जो ना सिर्फ राजनीतिक तौर पर बल्कि एक अच्छे कुशल अधिवक्ता, एक अच्छे राजनीतिक और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर अपनी छवि बनाते हैं। ना सिर्फ परिवार का नाम रोशन करते हैं बल्कि उस क्षेत्र का भी नाम रोशन करते हैं जहाँ से वो आते हैं। आज नो योर एमपी के इस खास सेगमेंट में मैं आकांक्षा मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास सेगमेंट में। धन्यवाद, नमस्कार सभी को। सबसे पहले आपके पेशेवर जो आपका जीवन रहा है उससे शुरुआत करते हैं और जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आपने एक इंजीनियर के तौर पर अपने इन्फोसिस में जॉब करी, उसके बाद आप एक अधिवक्ता भी रहे हैं और उसके बाद आपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करी। इतने 3 डायमेंशंस, इतनी तरह तरह की चीज़ें आपने करी हैं, उसके पीछे क्या प्रेरणा रही, क्या विजन रहा सर आपका? देखिए, आपने कालाहांडी का जिक्र किया, तो मैं जब वहाँ पे पढ़ाई कर रहा था तो वहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हमारे पास थे नहीं, तो या तो डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो 12th के बाद। तो मेरा मेडिसिन में कोई इंटरेस्ट नहीं था आकांक्षा जी, तो मैं इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कर रहा था। इंजीनियरिंग मुझे सीट मिल गई और फिर मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उसके बाद मुझे इन्फोसिस में नौकरी मिल गई। इन्फोसिस उस समय बहुत बड़ा आईटी कंपनी हुआ करता था, अभी भी है, और उस समय बहुत ही कॉम्पिटिटिव था इन्फोसिस में नौकरी मिलना। तो मैं इन्फोसिस ज्वाइन किया, लेकिन कुछ वहाँ पे जब मैं काम शुरू किया तो मुझे लगा कि कॉर्पोरेट लाइफ मेरे लिए नहीं है। अपना पर्सनालिटी होता है और मैं बचपन से लोगों के साथ जुड़ा रहना पसंद करता था, लोगों के साथ काम करना मुझे अच्छा लगता था। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये मेरे लिए नहीं है। फिर कुछ साल इन्फोसिस में काम करने के बाद मैंने इन्फोसिस छोड़ दी और फिर एक एनजीओ में ज्वाइन किया उड़ीसा में, और 2.5 साल वहाँ पे काम किया। फिर मैं विदेश चला गया पढ़ाई करने के लिए। विदेश में पढ़ाई की, फिर एमबीए किया, फिर नौकरी की, फिर और एक मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैंने किया। लेकिन मेरे दिमाग में ये क्लैरिटी थी कि मैं विदेश में कभी सेटल नहीं करूँगा, मैं वापस इंडिया ही आऊँगा, और वही हुआ। फिर 2011 को जब मैं वापस आया, अच्छा, जब मैं इन्फोसिस में काम करता था तो उस समय मैंने लॉ की डिग्री ले ली थी जी। और क्योंकि मेरे परिवार में लॉयर्स हैं, मेरे पिताजी बहुत अच्छे वकील थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उनका काफ़ी नाम था, मेरे बड़े भैया भी वकील हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे खून में वो लॉ के लिए एक इंटरेस्ट थी। और मैं बचपन में भी जब पढ़ाई करता था तो पापा के चैम्बर में बैठ के ही पढ़ाई करता था, तो लॉ रिलेटेड मुझे इंटरेस्ट आने लगी थी। और फिर जब मैं इंडिया वापस आया तो मुझे ये क्लैरिटी थी कि मैं उड़ीसा में ही रहूँगा और मैं जॉब नहीं करूँगा। तो फिर मैंने अपना लीगल प्रैक्टिस शुरू किया 2011 में, और 2-3 साल में अच्छी प्रैक्टिस भी होने लगी। इसी बीच में मैं फिर राजनीति में भी आ गया। 2012 को मैंने राजनीति में आया, और फिर उसके बाद थोड़ा सा मेरा लीगल प्रैक्टिस भी उसके लिए सफ़र किया। लेकिन जो आपने पूछा कि ये तीनों, देखिए, लॉ तो मैं, क्योंकि मेरे को आने के बाद इंडिया में कुछ ना कुछ करना था, तो मैं लॉ, मुझे बहुत इंटरेस्ट है लॉ। मैं मानता हूँ कि एक बहुत ही फैसिनेटिंग प्रोफेशन है लॉ। और क्योंकि मैं जब वो एनजीओ में काम करता था 2.5 साल, जो उड़ीसा के एनजीओ में मैंने काम किया, तो उस समय मैं देखा कि जो पॉलिटिकल लेवल पे जो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं अपने समाज में या देश में, वो आप एक एनजीओ में काम करके या इंडिविजुअल लेवल पे नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेरे मन में राजनीति का जो एक इच्छा, इंटरेस्ट उसी समय आया था। लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि मैं राजनीति में ही जाऊंगा। लेकिन देखिए, कुछ होता है, अपना डेस्टिनी भी होता है। और जब मैं इंडिया वापस आया तो फिर वो जब लॉ प्रैक्टिस किया, फिर राजनीति में जाने का मौका मिला, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ। मैं मानता हूँ कि राजनीति में आके भी मुझे लोगों का सेवा करने का मौका मिला। आपने देखिए परिवार का जिक्र किया भी, अपने आपने बताया कि आपके पिताजी अधिवक्ता थे और कुशल अधिवक्ता थे, उनकी प्रैक्टिस अच्छी थी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फैमिली में हिस्ट्री नहीं थी राजनीति में जाने की, दूर दूर तक कोई हिस्ट्री नहीं थी। और ऐसे में कितना ज़्यादा संघर्षपूर्वक आपका जीवन रहा राजनीति में जाने का, और साथ में अपने आप को एक कुशल राजनीतिक के तौर पे साबित करने का एक चैलेंज जो होता है समाज की नज़रों में, देश की नज़रों में अपने आप को निखार के साबित लाने का, अपने काम को दिखाने का, कितना ज़्यादा रहा संघर्ष? मेरे परिवार में कोई भी राजनीति में नहीं है जी, ना कभी रहे हैं जी। और फर्स्ट पर्सन इन द फैमिली टू बी इन पॉलिटिक्स। देखिए, इंडिया में जो फैमिली लेगेसी अगर आपका नहीं है राजनीति में तो थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि बैरियर टू एंट्री बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए बहुत ज़्यादा जो युवा
शक्ति राजनीति में आने के लिए पसंद नहीं करते, क्योंकि देखते हैं बहुत संघर्ष है। लेकिन देखिए मेरे मेरे इन माय केस आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट, क्योंकि मेरे को 2012 में नवीन पटनायक जी जो पहले मुख्यमंत्री थे और मैं पहले बीजेडी में ही सांसद था, तो उनके साथ मेरा परिचय हुआ और उनके बाद मैं उनके साथ काम करने लगा और मुझे लगता है मेरा काम उनको पसंद आया। फिर मैं बीजेडी के लिए फिर काम करने लगा, बीजेडी में आया और एक के बाद फिर एक जो भी मुझे दायित्व मिलता गया मैं करते गया और 2020 में उन्होंने मुझे राज्यसभा भेज दिया। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ नवीन बाबू का कि उन्होंने मुझे मौका दिया। कम उम्र में उन्होंने मुझे राज्यसभा भेजा और बिना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड के उन्होंने मुझे काम करने का मौका दिया और एमपी के तौर में मुझे भेजा। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि देखिए ये पॉसिबल है। आज बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस है फॉर यंग टैलेंट हर पार्टी में और ख़ासकर मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी में इसका बहुत ज़्यादा ही है। अभी देखिए आप हाल ही में नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, इज ओनली 45 और जब भी प्रधानमंत्री जी का हम लोग इंटरेक्शन होता है सांसदों का तो वही कहते हैं कि आप युवाओं के साथ रहिए ज़्यादा समय, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए और उनको प्राथमिकता भी दी जा रही है। तो अभी पहले जितना डिफ़िकल्ट था राजनीति में आना, जिनका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, अभी कम हो गया है। और अभी पब्लिक पॉलिसी, हर पार्टी को पब्लिक पॉलिसी प्रोफेशनल्स चाहिए, बहुत सारे थिंक टैंक्स भी आ गए हैं पब्लिक पॉलिसी के। तो पब्लिक पॉलिसी के माध्यम से भी आप अपना पब्लिक लाइफ में और राजनीति में आने का आपका एक रास्ता है अभी। जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि आपको राजनीति में आने के लिए उन्होंने प्रेरणा दी और आपको सपोर्ट मिला, ऐसे बहुत सारे युवा हैं हमारे देश में जो राजनीति में आना चाहते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि आज के दौर में भी अभी परिवारवाद और वंशवाद चल रहा है, नेपोटिज्म चल रहा है, राजनीति में आने के लिए जो युवा प्रेरित है, कुछ करना चाहते हैं, देश की सेवा में कुछ करना चाहते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहते हैं, एक वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, उस होड़ में कहीं ना कहीं उनको डिफीट खाना पड़ता है, उनको पीछे आना पड़ता है क्योंकि उनके पास रेफरेंस नहीं है वहाँ जाने का, उनको मौका नहीं मिल पा रहा है वहाँ जाने। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए परिवारवाद अभी भी है राजनीति में, खासकर कुछ राजनीतिक दलों में है। कांग्रेस उसका सबसे बेहतर उदाहरण है जी। एक परिवार के पीछे ही सारी पूरी उनकी व्यवस्था चलती है और बाकी भी कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं, समाजवादी पार्टी कहें या फिर डीएमके कहें या फिर आपके टीएमसी कहें जी। लेकिन मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी और ऐसे और कुछ राजनीतिक दल हैं जहाँ पे प्योरली बेस्ड ऑन योर मेरिट एंड योर हार्ड वर्क आपको राजनीति में आगे जाने का मौका मिलता है। okay. देखिए भारतीय जनता पार्टी में परिवार हैं लोग, ऐसे भी सांसद हैं, मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं जिनके या तो उनके पेरेंट्स पिताजी या माताजी कोई राजनीति में रहे, लेकिन वो भी अपना हार्डवर्क और मेरिट की वजह से अपने आप को साबित किए हैं। ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी खुद इसके देखिए कितने बड़े उदाहरण हैं कि एक सामान्य परिवार से आके वो आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं। हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी को देखिए इतने साधारण सी परिवार में आके बहुत ही एक्सट्रीम पॉवर्टी में वो बड़ी हैं, छोटे से गांव से आके आज महामहिम बनी है जी। तो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। बिल्कुल। और देखिए अगर आप मेहनत करेंगे और आप में काबिलियत है तो हो सकता है कि देर हो, लेकिन ज़रूर आपको सफलता मिलेगी, राजनीति में भी मिलेगी। और मैंने जैसे कहा कि हर पार्टी को चाहिए, ठीक है, हर पार्टी को कॉम्पिटेंट कैपेबल यूथ की ज़रूरत है जी। तो जो भी आना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि इट विल बी एन ईजी लाइफ। राजनीति ऐसे ही इट्स ए वेरी डिफिकल्ट लाइफ, इट्स ए डिफिकल्ट टेरेन और तो आसान नहीं रहेगा, लेकिन बहुत ही मीनिंगफुल लाइफ है। और देखिए आप मुझे बताइए कौन सा फील्ड ऐसा है जहाँ पे कंपटीशन नहीं है, जहाँ पे इजी है, ठीक है। तो राजनीति में बिल्कुल आना चाहिए। मैं आपके माध्यम से देश की पूरी युवा शक्ति को मैं ये आह्वान, ये आई वांट टू अपील टू द यूथ ऑफ आवर कंट्री जी। इफ यू वांट टू सर्व द नेशन, यू नो पॉलिटिक्स इज वन ऑफ द बेस्ट मीडियम, बेस्ट प्लेटफॉर्म, प्लीज कम फॉरवर्ड। बिल्कुल सर, थोड़ा पीछे जाते हैं और आपकी जो है स्टूडेंट लाइफ की बात करते हैं। पहले आपने इंजीनियरिंग करी, उसके बाद LLB करी और फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या एक विज़न था एक स्टूडेंट होने के नाते, आप उस समय आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था कि देश के लिए क्या करना है, या कभी सोचा था कि जो है एक राजनीतिक के तौर पे मैं जो है देश के लिए जो है काम करूँगा, या ये सोचा था कि जो है अधिवक्ता के तौर पर ही मैं
कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाऊंगा, जो हमारे यहाँ जो फैमिली ट्री चलता आ रहा है, जो पिताजी थे उन्हीं के बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगा, उन्हीं की चीज़ों को आगे करूंगा? ये देखिए, जब मैं स्टूडेंट था जी। स्टूडेंट मैं जब स्कूल में था या फिर इंजीनियरिंग कर रहा था, उस समय मैं ये नहीं सोचा था कि मैं राजनीति में ही आऊँगा और राजनीति के माध्यम से देश का सेवा करूँगा, ऐसे नहीं सोचा था। लेकिन बचपन से ही मुझे याद है कि मैं आई बीन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पैट्रियट, वेरी स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्टिक इन माई व्यूज़ फ्रॉम वेरी अर्ली चाइल्डहुड। और इसीलिए मैंने कहा, जब मैं विदेश गया तो मेरे मन में ये क्लैरिटी थी कि मैं कुछ साल रहूँगा वहाँ पे, पढ़ाई करूँगा, कुछ जॉब करके पैसा वैसा सेव करूँगा, लेकिन वहाँ पे नहीं रहूँगा। ये मैं देखिए, जो विदेश में काम करते हैं या रहते हैं, मैं उनके लिए मेरा सम्मान है, अपना अपना लाइफ है, लेकिन मेरे दिमाग में और मेरे मन में ये क्लैरिटी थी कि मैं अपना सेवा, अपना जो सर्विस है वो मेरे देश के लिए मैं दूँगा। ठीक है, तो ये क्लैरिटी थी। ये स्कूल कॉलेज लेवल पे नहीं थी। ये क्लैरिटी थी कि मैं मतलब देश के लिए काम करूंगा, लेकिन राजनीति में जाऊंगा ये क्लैरिटी नहीं थी कि ये मतलब सोचा नहीं था। मैंने जैसे आपको कहा कि जब मैं इन्फोसिस छोड़ के एनजीओ में काम करने लगा, आई रिमेंबर दैट वाज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट पॉलिटिक्स। क्योंकि हम लोग सरपंचों के साथ काम करते थे, लोकल एमएलएस के साथ काम करते थे, तब मैं देखता था कि एक इलेक्टेड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कितना लोगों का जीवन में परिवर्तन ला सकता है, समाज में कितना परिवर्तन ला सकता है, अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए या अपने गांव के लिए, अपने पंचायत के लिए कितना कुछ कर सकता है राजनीति के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं उसी समय से मेरे मन में राजनीति के लिए मुझे लग रहा है एक इंटरेस्ट जागा उस समय। आप यूएनडीपी से भी जुड़े रहे हैं? वही जो मैं एनजीओ में काम करता था। हाँ जी, हाँ जी। तो दैट एनजीओ वाज बीइंग सपोर्टेड बाय यूएनडीपी। तो मैं यूएनडीपी में ज्वाइन किया था एज ए यूएन वॉलंटियर, एंड क्योंकि यूएनडीपी वाज इम्प्लीमेंटिंग दिस कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स थ्रू लोकल पार्टनर्स और जो गांव में, तो मैं I was working for UNDP. I was getting salary from UNDP. लेकिन ये जो लोकल एनजीओ के पार्टनर एनजीओ हैं, उनके साथ मिलकर ये काम करते थे। तो यही मेरा सवाल था कि यूएनडीपी से जुड़ने के बाद डिजिटल तकनीक में किस तरीके का आपने जो है चेंजेस लाए हैं, आप जब से आप इसमें कार्यरत हैं? जी देखिए, मेरा जो काम था यूएनडीपी में, ये प्रोजेक्ट का जो नाम था ICT फॉर ऑल, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर ऑल। ये 2002 का बात है, 2-3। उस समय इट वॉज ए न्यू फील्ड, ICT वॉज न्यू। ठीक है, कंप्यूटर्स आए थे, मतलब खासकर जो रूरल एरियाज में, रूरल उड़ीसा में ICT का इतना ज़्यादा प्रचलन नहीं था। और जो कंप्यूटर्स के माध्यम से इंटरनेट भी नया नया आया था, खासकर मतलब गांव में तो इंटरनेट का ये सेवा और प्रचलन था ही नहीं। तो हमारा ये मकसद था कि जो गांव में, रूरल उड़ीसा में जो ICT कियोस्क्स, IT कियोस्क्स हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे, और वहाँ पे कंप्यूटर रहेगा, वहाँ पे इंटरनेट रहेगी, और वहाँ पे लोग आके वहाँ पे अपना जो नीड्स हैं, मान लो किसी को एक ग्रीवेंस लिखना है, किसी को अप्लाई करना है पासपोर्ट के लिए, किसी को कुछ और डेथ सर्टिफिकेट के लिए, तो इसके माध्यम से ईमेल भेजना है, उसमें ईमेल नया नया आया था जी। तो ये सब लोग आके वो जो कियोस्क, IT कियोस्क है, इसका इस्तेमाल करके, और या फिर जैसे किसान आके वहाँ पे अपना, जैसे प्राइस क्या है, आज कौन सी मंडी में क्या भाव है दाल की, या फिर जो उनके प्रोड्यूसर्स हैं, तो ये हमारा दिस वाज आवर गोल। तो ये काम मैंने UNDP का जो प्रोजेक्ट चल रहा था, इसमें मैंने ये काम किया। लेकिन अब जब गांव में रहते हैं, मैं रहता था इन ए प्लेस कॉल्ड कोमना इन वेस्टर्न उड़ीसा। तो अब जब रूरल एरियाज में रहते हैं तो यू बिकम पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। बिल्कुल ठीक है, और वहाँ पे फिर आपको सब कुछ करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि बस आप बोलोगे मैं सिर्फ IT का काम करूँगा, फिर लोगों के साथ मिलके हेल्थ में और इंफ्रास्ट्रक्चर में, लाइवलीहुड में और खेती में, हर तरह के काम में आपको फिर जुड़ना पड़ता है। तो इट वॉज ए ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। वैसे तो मैं कालाहांडी से आया हूँ, लेकिन बिकॉज माई फादर वॉज ए लॉयर एंड बिकॉज बचपन से मुझे मतलब पढ़ाई में मैं चला गया, तो कम्युनिटी एक्सपोजर कम रहा था। हाँ जी। लेकिन ये जो 2-2.5 साल मैंने काम किया, तो इसमें पूरी जो कम्युनिटी के साथ इन्वॉल्व होके, तो आई गॉट एक्सपोजर टू एवरी सेक्टर, हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड, स्किलिंग, IT, बिल्कुल, एग्रीकल्चर।
तो आप पहले बीजेडी दल के हिस्सा रहे और अभी सत्ता दल जो पार्टी है बीजेपी का हिस्सा है, और ऐसे में राजनीतिक दौर के तौर पर, राजनीतिक सफ़र के तौर पर अपने हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसा रहा आपका राजनीतिक सफ़र। नहीं, बहुत अच्छा रहा। देखिए, मैं तो हमेशा मैं ये कहता हूँ कि मैं आई विल बी ग्रेटफुल टू श्री नवीन पटनायक फॉर माई एंटायर लाइफ, बिकॉज ही आई मीन he is the one who believed in me in the first place, and he sent me to parliament in 2020. 2024 के बाद और फिर मैं 24 के बाद फिर मैं जब सितंबर में मैं बीजेडी छोड़ के फिर भाजपा में मैंने ज्वाइन किया जी। उसके कई सारे कारण हैं और फिर मैंने बीजेपी से रीइलेक्ट होके मैं फिर से पार्लियामेंट में आया हूँ। तो मैं लगभग 6 साल हो गए मुझे राज्यसभा में, और 6 साल में देखिए मेरे लिए मैं यही मानता हूँ कि मेरे से भी बहुत ही कैपेबल कमिटेड लोग हैं बाहर जो आ नहीं पाए हैं संसद में। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं ही सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट हूँ और इसीलिए मुझे संसद में आने का मौका मिला है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिला है, इसको इफ़ आई डोंट यूज़ इट for the benefit of the people of Orissa, for the benefit of our country, great country India, तब then you know I'm not doing justice to you know to this great opportunity. तो मैं हमेशा मानता हूँ कि हर मिनट जो मुझे सांसद बनने का मौका मिला है, I should utilize it. Every minute should be utilized for the people. For people of my state, for people of my district, particularly कालाहांडी के लिए। तो मैं हमेशा my first priority is people of my district जी। तो उनके लिए कालाहांडी का विकास के लिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, मंत्रालय में जाके मंत्रियों से मिलता हूँ, कई सारी समस्याओं को लेके पार्लियामेंट में भी बोलता हूँ, और देन ऑब्वियसली कम्स द नेशन। तो ये सफ़र बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, और आई मीन मेरा ट्रैक रिकॉर्ड इज़ देयर इन द पब्लिक डोमेन, सो आई थिंक पीपल विल बी द बेस्ट जज टू से वेदर आई हैव बीन यू नो फेयर टू माई रोल और नॉट। बिल्कुल, कहते हैं कुशल राजनेता को ना एक अच्छा अधिवक्ता तो आप है ही, अच्छे अधिवक्ता तो आप रहे ही हैं, लेकिन एक तथ्यों का ज्ञान होना चाहिए। तथ्यों के आधार पर, क्योंकि देश की राजनीति को चलाने के लिए आपके पास फैक्ट्स बहुत होने चाहिए, आपके पास नॉलेज बहुत होनी चाहिए। जी जी, ऐसे में आपके लिए कितना ये सुलभ रहा ये रास्ता, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा एजुकेशनल बैकग्राउंड से आना, इतना ज़्यादा पढ़ाई करना और उसके बाद अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, बहुत बड़ा मौका था। तो आपके लिए कितना सुलभ रहा ये रास्ता? देखिए, मैं जब पार्लियामेंट में भी डिबेट्स में पार्टिसिपेट करता हूँ जी, या फिर मीडिया के साथ इंटरेक्ट करता हूँ जी, तो मैं फैक्ट ही कहता हूँ, और मुझे लगता है कि उससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। और कहीं ना कहीं मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, मैं स्टूडेंट ऑफ साइंस हूँ, तो वी बिलीव इन डेटा, वी बिलीव इन फैक्ट्स, ठीक है। और बाद में मैं फिर खैर MBA किया और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया, जहाँ पे आपका ह्यूमैनिटीज़ एंड लिबरल आर्ट्स एंड बाकी सारे डिसिप्लिन्स का रोल रहा है। लेकिन मैं बचपन से ही फैक्ट पे बिलीव करता हूँ। फैक्ट को लेके ही आई थिंक बेस्ट पॉलिसी कैन बी मेड, यू नो, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग कहा जाता है। तो यू नीड फैक्ट्स, you need evidences to make the best policies and to influence your decisions. So I think my educational background has really shaped me. It has helped me become a better public policy professional, and because public policy at the end of the day is to impact lives of citizens through evidences and through data. तो वही मैं करता हूँ। लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए आपने संसद में किस तरह के विधेयक अभी तक जो है पेश किए हैं लोक कल्याण? हाँ, देखिए, संसद में बहुत सारे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे 0 आवर है, स्पेशल मेंशन है, या फिर प्राइवेट मेंबर बिल है, या फिर आप विभिन्न जो बिल्स पे आप चर्चे में हिस्सा ले सकते हैं, कमिटीज़ में आप हिस्सा ले सकते हैं। तो 0 आवर का बात करें तो मैंने कई सारे मुद्दों पे मैंने कहा है संसद में, जैसे मैंने EMRS एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल वो ट्राइबल एरियाज में सेटअप, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पॉलिसी जो स्कीम है, तो उसका कई सारे कमियां थी,
कि 20,000 का आपका ट्राइबल पॉपुलेशन होना चाहिए ब्लॉक में, तभी जाके वो होगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे ब्लॉक्स हैं जहाँ पे 17,000 18,000 के ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो उसके बारे में मैंने चर्चा किया है। अभी हाल ही में मैंने एक 0 आवर रेज किया था, विच ऑल्सो वेंट वेरी वायरल, दैट वी शुड स्टॉप यूजिंग द टाइटल लॉर्ड फॉर ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉयस। बिल्कुल, क्योंकि वो तो अपने आप को लॉर्ड कहते थे, अपना कॉलोनियल माइंडसेट और कॉलोनियल जो प्रोजेक्ट था जी, उसको बढ़ाने के लिए। आज आफ्टर 78-79 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस जी, हम लोग क्यों लॉर्ड कहें उनको? और हमारी किताबों में आज भी लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड डेलहौसी, लॉर्ड माउंटबेटन लिखा जाता है, और हम लोग लॉर्ड क्यों कहें उनको? दे आर नॉट गॉड टू अस, राइट? तो हम लोग, और ये लोग कुछ तो ऐसे थे जो हमारे इतने अत्याचार किए हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स के अगेंस्ट में, बिल्कुल, फिर हम लोग उनको लॉर्ड कहते हैं। तो ये जनजी जो पॉपुलेशन है इसको, इनको बहुत ही अच्छा लगा था। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट कुछ हैं जो हमारे जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जाते हैं तो उनको टॉयफेल, IELTS जो एग्ज़ाम्स देने होते हैं, उसमें बहुत पैसा खर्च होता है। तो मेरा एक मांग था 0 आवर के तहत कि हम लोग एक इंडिजिनस इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्टार्ट करें, ताकि हमारे और एट मिनिमल कॉस्ट ऑफर करें। तो ये सब था। स्पेशल मेंशन में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें कही है, जैसे उड़ीसा में एक नाइपर की सेंटर हो, उड़ीसा में एक कोस्टल रिसर्च सेंटर हो, उड़ीसा में एक सोलर ऑब्जर्वेटरी का। तो स्पेशल मेंशन में मैं खासकर उड़ीसा के विषयों को कहता हूँ। मेरे ज़िले में जो ट्रेन की फैसिलिटीज़ हैं उसको और ज़्यादा ये दिशा मिले, ऐसे कई सारे मुद्दों पे मैंने बात किया है। और प्राइवेट मेंबर बिल के तहत मैंने 2-3 जो बिल्स का मैं जिक्र करना चाहूँगा। एक तो है जो नेट जीरो बिल, एक मैंने इंट्रोड्यूस किया था। जैसे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 2070 तक इंडिया शुड बिकम नेट जीरो, इंडिया विल बिकम नेट जीरो। तो हमारी कार्बन जो नेट कार्बन एमिशन जीरो हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मैं जब प्रधानमंत्री जी का, और मैं बहुत प्रभावित हूँ, प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। तो मैंने देखा कि प्रधानमंत्री जी का ये विज़न है, लेकिन ये विज़न को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास कोई रोड मैप नहीं है। देयर आर नो इंटरिम माइलस्टोन्स कि 2040 तक क्या करेंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, डिफरेंट स्टेट्स को क्या करना है। तो मैंने एक बिल, प्राइवेट मेंबर बिल मैंने इंट्रोड्यूस किया कि इसको कहें नेट जीरो बिल। तो ये सब होना चाहिए। फिर मैंने एक AI के ऊपर एक बिल इंट्रोड्यूस किया है कि AI रिलेटेड जो अभी इश्यूज आ रहे हैं कॉपीराइट को लेके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेके, तो ये सब को हैंडल करने के लिए वी नीड इधर एन अमेंडमेंट इन आवर एग्जिस्टिंग लॉज और ए न्यू लेजिस्लेशन। तो ये सब मुद्दों पे मैंने नेशनल इश्यूज which are relevant for our national security, for our for our country, and also issues of people specific to my district and my state. आप ओडिशा के भवानीपटना के उस क्षेत्र से आते हैं जो कि काफ़ी पिछड़ा कहा जाता है। पिछड़ा इसलिए कहा जाता है शायद वहाँ पे बिजली पानी की सुविधाएं या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो नहीं लोगों तक पहुँच पा रही, मुहैया नहीं हो पा रही। उस दौर में और आज के दौर में क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे? काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। काफ़ी देखिए कालाहांडी का अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ये बहुत ही अद्भुत है जी। और एक ज़माने में इट यूज्ड टू बी इनफेमस फॉर पॉवर्टी, फॉर ड्राउट, फॉर हंगर डेथ, लेकिन अभी बहुत बदल गया स्थिति। और उसका जो द बिगेस्ट रीजन फॉर दैट इज इरिगेशन। ठीक है, तो बिकॉज इट्स एन एग्रारियन डिस्ट्रिक्ट, लाइक लगभग 85 to 90% ऑफ पीपल आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग। जी। ठीक है, खेती 90% लगभग लोग खेती में उनका गुजारा करते हैं। तो पहले क्या होता था, जब इरिगेशन, जब कैनाल्स नहीं थे, डैम्स नहीं थे, तो अगर बारिश नहीं आती थी, मानसून अगर 2-3 साल 4 साल के बाद मैं कभी एक बार एक ऐसा होता है कि सूखा आ जाता है जी। तो लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं थे, लोग गांव छोड़ के माइग्रेट करते थे और बहुत सारे लोग उसमें उनका जो हाल बहुत ख़राब हो जाता था जी। अभी क्या हुआ है, एक मेजर डैम प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, इंद्रावती डैम प्रोजेक्ट इन द 80s, और उसके बाद इरिगेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस रही, कनेक्टिविटी फोकस रही। अटल जी का जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उन्होंने जो शुरू किया था जी। उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव ऐसे जिलों में आया
जिससे कनेक्टिविटी अगर हो जाती है तो विकास पहुंच जाती है। तो और मैंने कहा इरिगेशन का बात कहा मैंने, एजुकेशन के तहत भी काफ़ी बदलाव आया। तो आज बहुत बदल चुका है। मैं नहीं कहूँगा कि और विकास की ज़रूरत नहीं है, विकास इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, लेकिन वो स्थिति नहीं है। तो मुझे गर्व है कि आज कालाहांडी मेरा जिला आज एक वेरी प्रॉमिसिंग डिस्ट्रिक्ट है। इट्स ए ट्रांसफॉर्म डिस्ट्रिक्ट एंड इट्स इनफैक्ट नीति आयोग का जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है जिसमें कालाहांडी भी है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स। अच्छा, क्षेत्रीय और सामाजिक मुद्दों पर जब आप काम करते हैं तो ऐसे में वहाँ की जनता आपको किस तरीके से जो है देखती है, क्योंकि क्या जनता पूरी तरीके से आप डिवोटेड होती है आपकी तरफ, आपके काम में विघ्न न डालते हुए आपको पूरा कॉर्पोरेशन मिलता है, या फिर कहीं कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं आपको? नहीं, हर तरह के लोग होते हैं समाज में। देखिए, आपको 100% तो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए इन ए डेमोक्रेसी ऑपोजिशन तो रहेगी। तो एक तो अलग अलग दल के लोग आपको विरोध करेंगे ही करेंगे राजनीतिक कारणों की वजह से। बिल्कुल। फिर क्या होता है, कभी कभी आप जब काम करते हैं फील्ड में, ग्रास रूट्स में, तो कुछ लोगों का जो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है वो हैम्पर करता है, वो सफ़र करता है। तो वो फिर आपको विरोध करेंगे, ठीक है, तो वो होगा। और कहीं ना कहीं आपको देखिए, आप जब अच्छा काम करते हैं आपको मान के चलिए कि 20-25% आपको नेगेटिविटी और विरोध का सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन आप लार्जर ऑब्जेक्टिव को, आपका लार्जर ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज़ योर विजन, एंड इफ़ यू आर ट्रू टू योर सेल्फ, तो अल्टीमेटली डजंट मैटर, क्योंकि आपको 75-80% लोग सपोर्ट करते ही करते हैं। कुछ नेगेटिव आपके बारे में लिख देंगे, ये राजनीति है। और जब देखिए लोग प्रभु श्री राम को नहीं छोड़े, महात्मा गांधी जी को नहीं छोड़े, तो फिर हम लोग हैं ही कौन। तो आज उड़ीसा और कालाहांडी के लोगों से जब आप मिलते हैं, मुखातिब होते हैं, तो किस तरीके के रिएक्शंस लोगों के आते हैं, किस तरह के लोग आपको प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, किस तरीके का आपको जो है एक कंफर्ट जोन फील होता है वहाँ पर जाने? देखिए, मैं कालाहांडी जब जाता हूँ तो मुझे इतना प्यार मिलता है जी, तो दैट कीप्स मोटिवेटिंग मी। मैं इसलिए मैं देखिए, मतलब मेरा ऐसा लाइफ है कि एट वन एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम आई एम इंटरेक्टिंग विद टेक्नोक्रेट्स एंड एम्बेसडर्स एंड UN एजेंसीज. At the other end, I'm working with farmers, with grassroots, day-to-day issues in Kalahandi largely, but in other districts also. तो इतना वाइड स्पेक्ट्रम है। तो मुझे लोग कहते हैं कि यार, मतलब आप कैसे कर लेते हो कालाहांडी में, आपको वो मन कैसे करता है, आप दिल्ली में रहे हो, आप कभी UN जा रहे हो, कभी जेनीवा जा रहे हो IP में बोलने के लिए, कभी यहाँ जा रहे हो, फिर आपको वहाँ पे कालाहांडी में जाके ये सब विषयों पे काम करने का कैसे मन करता है? तो मैं कहता हूँ दैट इज़ माई रूट, दैट्स माई रूट, राइट। एंड द लव आई गेट फ्रॉम पीपल, मुझे इतना प्यार मिलता है, इतना वहाँ से मुझे आशीर्वाद मिलता है। तो मैं तो चाहूँगा कि आप भी एक बार आके देखें कि मैं जब जाता हूँ, तो मैं कोई गांव जाता हूँ, कोई पंचायत जाता हूँ, मैं जब वहाँ हर महीने में जाता हूँ, कम से कम 7-8 दिन रहता हूँ हर महीने। और मेरा ये है कि मैं हर दिन एक नया ब्लॉक जाता हूँ, तो 8-10 पंचायत का होता है। तो जिस तरह से वहाँ पे लोगों की उम्मीदें रहती है, लोगों के जो प्यार रहता है, वो दैट इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर मी, एंड नथिंग कैन सब्स्टिट्यूट फॉर दैट. दैट कीप्स मी गोइंग बिकॉज इट्स ए वेरी अदरवाइज इट्स सो स्ट्रेनस कि आप मतलब रेस्ट भी नहीं मिलता आपको. यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, वहाँ से यहाँ भाग रहे हैं, कभी दिल्ली, कभी यहाँ, फिर वहाँ जाके. लेकिन the hopes, the blessings, the love, the affection you get from these people, that is priceless, and that keeps me motivating. That इनके लिए मैं हूँ और ये मेरे लिए हैं. तो वही होता है कि अच्छा, बच्चों के साथ आपका काफ़ी लगाव देखने को मिला है. अभी भी हम देखे थे आंगनबाड़ी की कुछ पिक्चर्स हमको दिखाई थी आपके टीम मेंबर ने, तो वहाँ पे मैंने देखा कि आप जा रहे हैं, बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं. किस तरह का डेवलपमेंट आंगनबाड़ी में इस समय कालाहांडी की अगर बात करें तो वहाँ पर देखने को मिल सकता है हमें तब से लेकर अब तक के? हाँ, देखिए, आंगनवाड़ी का पहले जो था अभी उसमें काफ़ी चेंजेस हो गए. इनफैक्ट कालाहांडी में अभी कुछ आंगनवाड़ी में AI का इस्तेमाल हो रहा है जी. तो AI एनेबल्ड आंगनवाड़ी, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, स्टेट गवर्नमेंट को धन्यवाद दूंगा कि ये नया प्रयास सब वो कर रहे हैं. और मैं हमेशा ये मानता हूँ दैट बेसिक एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन इन योर फॉर्मेटिव ईयर्स, ये बहुत ज़रूरी है और बहुत ही अहम है फॉर डेवलपमेंट ऑफ दैट सोसाइटी और दैट रीजन जी.
कहीं ना कहीं हम लोग जब 1947 में हमको इंडिपेंडेंस मिली, बिल्कुल। तो हम लोग प्राइमरी एजुकेशन पे जितना ध्यान देना चाहिए था नहीं दिया हमने, जिसके वजह से हमारी जो डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ जी। कुछ देश जो हमारे साथ उसी आसपास में और जिनको भी स्वाधीनता मिली थी, वो लोग एजुकेशन पे फोकस किए, साउथ कोरिया फॉर एग्जांपल, जो आज बहुत आगे चले गए। खैर वो छोटा देश है, हमारा इश्यूज और प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस भी अलग थे, बट प्राइमरी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस देना चाहिए। तो मैं भी मानता हूँ कि मैं आज जो कुछ भी हूँ मेरे एजुकेशन के तहत ही हूँ। बिल्कुल। तो मैं एजुकेशन को बहुत ही ज़्यादा मैं इसको सीरियसली लेता हूँ, खासकर बच्चों का एजुकेशन। तो मैं एक दिन महीने में पढ़ाता भी हूँ। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि उसका नाम भी हमने दिया है एक दिन बच्चों के नाम। अरे वाह। एक दिन बच्चों के नाम जी। तो हर महीने में मैंने 2 पंचायत अडॉप्ट किए हैं कालाहांडी में। वो 2 पंचायत में 2 हाई स्कूल्स भी हैं। तो फर्स्ट हाफ में एक हाई स्कूल में और सेकंड हाफ दूसरे हाई स्कूल में, लगभग 2.5-3 घंटा यहाँ और 2.5-3 घंटा वहाँ पे पढ़ाता हूँ बच्चों के साथ, खासकर लड़कियों के साथ, क्लास 8, 9, 10 गर्ल्स। We discuss about career, we discuss about the future studies, इंग्लिश की कैसे उनकी ओरल स्किल्स, राइटिंग स्किल्स कैसे बढ़े और उनके कॉन्फिडेंस कैसे हो, ये इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इसका पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं, बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल है ये। तो ऐसे ही मुझे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है। तो दिस हैज़ बीन वेरी वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी। बिल्कुल। देश का युवा देश का भविष्य है, ऐसे में आप एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे थे, एक सवाल ये भी उठता है कि एजुकेशन सिस्टम में अभी ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें अमेंडमेंट्स करने की ज़रूरत है, जिनमें जो है बदलाव लाने की ज़रूरत है, ताकि जो युवाओं को जो शिक्षा मिल रही है और जो शिक्षा का एक पैटर्न है उसको जो है अगर हम अमेंड करते हैं या उस चीज़ में कुछ चेंजेस लाते हैं तो कहीं ना कहीं हमको काफ़ी हद तक जो है युवाओं को एक प्रोत्साहन भी मिलेगा और साथ ही साथ एक अच्छी ग्रोथ भी होगी युवाओं की। कि ये सवाल अगर आप 5 साल पहले मुझे पूछती तो मैं कहता कि हमारी पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी को बदलने की ज़रूरत है जी। हमारी जो शिक्षा पद्धति है, हाँ जी, इसमें रॉट लर्निंग जो कहते हैं, आप कुछ चीज़ें पढ़ लो और जाके एग्जाम में उसको रिप्रोड्यूस कर दो, मार्क्स मिले, मार्क्स ओरिएंटेड जो स्टडी एग्जाम सिस्टम था, इस पे ज़्यादा ध्यान था और इसको बदलने की ज़रूरत है जी। Rather than focusing on marks and exams, we should focus on learning. We should focus on critical thinking. आप यूएस में यूनिवर्सिटीज़ में, मैं एक यूएस यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि वहाँ पे जो फोकस है वो एग्जाम्स पे नहीं है। इट फोर्सेस यू टू थिंक, इट फोर्सेस यू टू थिंक क्रिटिकली। और वहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग जो है, मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग, उस पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि लर्निंग हैपेंस एट द इंटरफेस ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स। और हमारी अगर शिक्षा पहले जो हमारी जो पुरानी शिक्षा व्यवस्था थी, गुरु परंपरा वाली, गुरु शिष्य परंपरा या फिर गुरुकुल वाली, या पहले हमारे जो नालंदा यूनिवर्सिटी थे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आते थे स्कॉलर्स, ठीक है, वो मतलब ऐसा नहीं कि बस एक ही डिसिप्लिन पे फोकस कर रहे हैं। आप अगर वहाँ पे गणित का भी आपको, आप स्कॉलर हैं तो आपको साइकोलॉजी, आपको अदर डिसिप्लिन, फिलोसॉफी, ये सब का भी आपको ज्ञान वहाँ पे दिया जाता था। और इसीलिए हम शिक्षा में इतने महान थे जी। कहीं ना कहीं उसके बाद फिर गुलामी आ गई, बिल्कुल, फिर मैकॉली व्यवस्था में they killed our education system. Thanks to Honorable Prime Minister, in 2020 we had NEP, New Education Policy. New Education Policy has corrected most of these these deficiencies that we had in our education system. आज multidisciplinary learning को प्रोत्साहन दिया जा रही है, और सिर्फ एग्जाम्स नहीं, आपको सोचने के लिए मिल रहा है, क्राफ्ट, स्पोर्ट्स, आर्ट, म्यूजिक, ये सब को भी आज यू कैन अर्न क्रेडिट थ्रू दिस, ठीक है। तो यही सब चीज़ है जो असल शिक्षा है, दिस इज द रियल एजुकेशन, ठीक है। स्किलिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस है। तो मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी का, और यही बस जो अपना प्रोसेस है न्यू लर्निंग का, ये दिस शुड कंटिन्यू एंड मोर यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस शुड अडॉप्ट दिस, ठीक है। मैं देखता हूँ कहीं के पे थोड़ा सा विरोध भी है एनईपी को लेके, लेकिन आई थिंक बिकॉज दे हैव नॉट अंडरस्टूड
the objective behind NEP. Okay, to make well-rounded citizens. ऐसे नहीं बस किताबी कीड़े बने हम लोग, उससे क्या फ़ायदा है बताइए. बिल्कुल बिल्कुल. So you need to apply your learning. तो उस पर फोकस है NEP में. और मैं ये मानता हूँ कि NEP the thought process behind NEP should continue. आपने ड्रोन सेटअप फॉर एक्सीलेंस किया है, इसके बारे में हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को थोड़ा बताएं. अच्छा, तो वही जो दो स्कूल का मैंने जिक्र किया, वो दोनों स्कूल दिस आर 2 ट्राइबल पंचायत्स. लार्जली मोर देन 90%, 98-99% पॉपुलेशन इज SC/ST. उसमें मोस्ट ऑफ दम आर ट्राइबल्स जी. तो ये 2 स्कूल्स, ये 2 पंचायत में हैं जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, जिसको मैंने अडॉप्ट किया है. तो ये 2 स्कूल में 2 ड्रोन लैब्स का हम लोग सेटअप किए. वहाँ पे जो ट्राइबल लड़कियाँ हैं उनको ड्रोन की शिक्षा दी जा रही है. और जो ड्रोन दीदी एक प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही इम्पैक्टफुल स्कीम है. तो हमारा ये इरादा है कि हमारे स्कूल से ड्रोन दीदी निकले जी. देखिए, आज ड्रोन इज बीइंग यूज्ड एवरीवेयर. बिल्कुल. ठीक है. तो अगर ये जो लड़कियां हैं, ये अगर ड्रोन पायलट बन जाती हैं आफ्टर गेटिंग दी ट्रेनिंग, तो कल ये 12 से 15,000 18,000 रुपया अपना खुद कमा लेंगे. बिल्कुल. अब सोचिए, एक आदिवासी लड़की फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द कंट्री अर्निंग 15,000 ए मंथ, दैट्स ए ह्यूज एम्पावरमेंट. बिल्कुल. ठीक है. तो यही हमारी जो सोच रही है. और ये 2 ड्रोन लैब्स हमने सेटअप किया है. अभी वी आर डिस्कसिंग विद NSDC, वी आर डिस्कसिंग विद सम ड्रोन कंपनीज टू ऑफर ट्रेनिंग एंड टू ऑफर सर्टिफिकेशन. और उसके बाद फिर ये लड़कियां ड्रोन दीदी बन के निकलेंगी जी. बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर. लेकिन सवाल एक ये भी उठता है कि आप अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर जाते हैं. हालांकि प्रधानमंत्री जो है मोदी के सानिध्य में देश बहुत प्रगति कर रहा है, डिजिटलाइजेशन तो हो ही रहा है, तरक्की भी हो रही है. लेकिन भारत की स्थिति अब, जब आप अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर जाते हैं, कई देशों के साथ आपकी मीटिंग्स होती हैं, आपकी चर्चा होती है, भारत की किस तरीके की छवि वहाँ पर बनी आपको दिखाई देती है? अद्भुत छवि अभी भारत की है जी. देखिए, 2004 से 11 जब मैं विदेश में था, हाँ जी, उस समय एक बहुत ही नकारात्मक नेगेटिविटी थी अराउंड इंडिया. और बहुत ही दुख लगता था. और उसी समय आपको याद होगा आकांक्षा जी कि बहुत सारे टेररिस्ट अटैक्स भी हुए. आज अहमदाबाद में, कल बनारस में, कल दिल्ली में, परसों बेंगलुरु में, फिर चेन्नई में, फिर मुंबई में तो हुआ ही था, आपको सबको पता है. हाँ जी, तो हर हफ्ते हम लोग, मैं विदेश में जाता तो हर हफ्ते देख के शर्म से झुक जाता था कि क्या हम लोग इतने, मतलब वी हैव बिकम सो पावरलेस कि कोई भी आके ठोक के चला जाता हमको. एंड टेररिस्ट फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री. और पाकिस्तान से ही आते थे सारे टेररिस्ट, और हम लोग ऐसे लगता था कि चूड़ी पहन के बैठे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे. बिकॉज वी हैड ए वीक गवर्नमेंट, बिकॉज वी हैड ए वीक प्राइम मिनिस्टर. ठीक है. मेरा आई हैव रेस्पेक्ट फॉर डॉक्टर मनमोहन सिंह एज ए स्कॉलर, बट उनकी जो, मैं मानता हूँ उनकी जो लीडरशिप क्वालिटी का एज ए प्राइम मिनिस्टर वाज नॉट दैट ग्रेट. और उस समय मतलब वी वर नॉट कंसिडर्ड एज इवन ए मिडिल पावर. ठीक है. आज देखिए स्थिति. अभी हाल ही में आपने देखा EU इंडिया ट्रेड डील. ठीक है. कल परसों, ठीक है, कल परसों रात को, कल US इंडिया जो ट्रेड डील का जो अनाउंसमेंट हुआ है, देखिए कितनी, लाइक प्रेसिडेंट ट्रम्प वाज थ्रोइंग हिज टैंट्रम एवरी डे. बिल्कुल. लेकिन जिस तरह से वी डिडंट ब्लिंक, वी एक्सरसाइज्ड पेशेंस, डिप्लोमेसी. और आज देखिए, मतलब वी हैव सच ए गुड डील. ठीक है. ये सिर्फ बिकॉज ऑफ गुड लीडरशिप, बिकॉज ऑफ डिसाइसिव लीडरशिप. ठीक है. आज पूरी दुनिया में भारत का जो स्टैंडिंग है, इट्स अनबिलीवेबल. आज दुनिया का वॉइस सुना जाता है. इंडिया इज कंसिडर्ड एज लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ. ठीक है. आज जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं ग्लोबल साउथ में, सारे कंट्रीज इंडिया को अपना मार्गदर्शक मानते हैं, इंडिया को अपना दोस्त मानते हैं, और इंडिया के साथ रहना चाहते हैं. और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो अब पूरी दुनिया ने हमारी सामर्थ्य देख ही लिया. तो बहुत ही अच्छा लग रहा है. आज वी आर प्राउड इंडियन. और आई कीप सेइंग दैट दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर इंडियाज़ ग्लोबल स्टैंडिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस. जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. तो जिस तरीके से आपने हमको इतना कुछ अपनी जर्नी, पॉलिटिकल जर्नी के बारे में बताया, और साथ ही साथ में ये भी बताया कि किस तरीके से अगर इंसान कड़ी मेहनत और साथ में साथ
मेहनत के साथ एक अच्छा विजन लेके चले तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो है आप हमारे साथ बहुत जुड़े। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा तो आपसे ये बात थे हमारे साथ संसदीय क्षेत्र उड़ीसा से आने वाले सुजीत कुमार जी, जिन्होंने अपने अथक प्रयास और कठिन परिश्रम के साथ वो जीत हासिल करी, एक अच्छे अधिवक्ता के तौर पर भी एक अच्छी अमिट छाप छोड़ी और साथ ही साथ एक अच्छे राजनेता के तौर पर भी परचम लहराया। उम्मीद करती हूँ आपका जो है ये इंटरव्यू जो है देखने के बाद आपका एक मनोबल बढ़ा होगा और साथ ही साथ में आपको इनके बारे में जानकर काफ़ी खुशी हुई होगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।